तो आप ये देखो कि हमने मेरे ख्याल से 6 प्रॉपर्टी कर ली थी, है ना। तो आज हम प्रॉपर्टी 7th करेंगे। ये प्रॉपर्टी 7th क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। ऑड ऑर्डर का मतलब है कि या तो 3/3 है या 5/5 है, ऐसा मतलब कुछ भी है, राइट। ठीक है, इसका हम प्रूफ भी करेंगे। जैसे आपको मैंने बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें ए ट्रांसपोज -a के इक्वल हो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है ना, ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। यस सर। ठीक है, तो अब ये देखो कि अगर हमारा जब हमारे दो मैट्रिक्स इक्वल है ना, तो हम उनको डिटर्मिनेंट ले सकते हैं दोनों साइड में, क्योंकि उनका डिटर्मिनेंट भी इक्वल होएगा अगर मैट्रिक्स इक्वल होंगे। तो दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो डिटर्मिनेंट भी इक्वल होंगे ना उनके। यस सर। तो हम ये लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल टू -a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब ये देखो कि अगर मैंने आपको बताया था कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होता है, ए डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। ट्रांसपोज और ए का डिटर्मिनेंट सेम होता है ना। हाँ जी। तो ए डिटर्मिनेंट आ गया, ये ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, बिकॉज ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट। और एक मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी के ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू के की पावर n ए डिटर्मिनेंट। ये भी प्रॉपर्टी बताई थी ना। यस सर। तो इसमें के जो है ना वो -1 है, राइट। यहाँ पे के जो है ये -1 हुआ ना यहाँ पे, सपोज अच्छा हाँ ठीक है सर। क्योंकि के तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। तो अगर हमने के ए लिखा है तो के इज -1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 की पावर n इंटू ए डिटर्मिनेंट। अब बिकॉज n इज ऑड, अगर n ऑड है तो -1 की पावर n क्या हो जाएगी? -1। यस सर। तो ये -a डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो इसको इधर ले आओ आप इस साइड में, तो ये ट्वाइस नहीं हो जाएगा 2a डिटर्मिनेंट। अगर 2a का डिटर्मिनेंट 0 है तो मतलब a डिटर्मिनेंट 0 हुआ। तो ये प्रूव नहीं हो गया हमारा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ऑड ऑर्डर का है तो डिटर्मिनेंट 0। मतलब अगर आपको कोई पूछता है ना कि इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए आई जे इक्वल टू -aj है ना इसमें, और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 0 हैं। तो क्योंकि ये 3/3 ऑर्डर का है तो इसका डिटर्मिनेंट आप सीधा 0 लिख सकते हो, राइट। समझ आ गया ये? यस सर। इसको सर ये लिख लो। डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 एक बार रिपीट करना ये वाला। ये जो चीज बताई है मैंने ये वाली, हाँ जी। आप ये देखो कि जो प्रॉपर्टी है वो कह रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर का होगा तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो ये हाँ स्क्यू जी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा ऑड ऑर्डर का 3/3, हाँ। तो 0 लिख देना सीधा बस। अच्छा मतलब कोई भी नंबर हो। हाँ, और कुछ भी ऑर्डर। नंबर हो, कुछ भी, यानी एनी नंबर, बस ऑड सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए और ऑड ऑर्डर का होना चाहिए। अगर ये 3/2 होता तो नहीं होता नहीं, इक्वल 3/2 तो डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल है ना सिर्फ। हाँ। ठीक है ना, तो 3/2 नहीं हो सकता, 5/5 हो सकता है। ठीक है, ऐसे होएगा ये। ठीक है सर। ठीक है ना, तो 3/3 या 5/5 है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होएगा। ठीक है, और इसी में एक चीज नोट कर लेना कि अगर ये मैट्रिक्स मान लो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
ऑफ ऑड ऑर्डर ये 0 होता है, और सॉरी परफेक्ट स्क्वायर होता है। ऑड नहीं, सॉरी इवन ऑर्डर का बात करते हैं ना हम, ऑड का तो बता चुका हूँ। ऑफ इवन ऑर्डर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई इवन ऑर्डर का आता ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे 4x4 है या 2x2 है, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। परफेक्ट स्क्वायर जैसे 16 हो गया, या a+b+c का होल स्क्वायर हो गया, ऐसे आएगा, राइट। तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका प्रूफ नहीं करना है आपने, ठीक है। Yes. हाँ, इसको लिख लो, फिर अभी मैं आपको डिटर्मिनेंट के 2-3 क्वेश्चन, 1-2 मैं कराऊंगा, फिर 1-2 आपको दूंगा करने के लिए। ये लिख लो पहले। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब डिटर्मिनेंट को हमने अप्रोच कैसे करना वो देखेंगे। आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, sir. इसमें क्लियर की ऑप्शन ही भाग गई। ठीक है। अब ये देखो कि मान लो मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ये हमने सॉल्व कर रहे हैं अभी। मान लो ये क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है कि ये डिटर्मिनेंट जो है वो इसके इक्वल है a-b, b-c एंड c-a के। अब आप क्या करोगे? देखो, डिटर्मिनेंट में जितनी ज़्यादा जीरोज होती है ना, उतना ही ज़्यादा उसको एक्सपैंड करना आसान होता है, और जितनी एक रो या एक कॉलम में जीरोज होती हैं, उतना ही ज़्यादा आसान वो बन जाता है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका a-b आ रहा है, फैक्टर आपने हमेशा राइट हैंड साइड वाले फैक्टर भी देखने हैं। जैसे यहाँ पे हमारे राइट हैंड साइड वाले फैक्टर हैं a-b, b-c, c-a, तो आपने यहाँ पे ऐसे ऑपरेशन लगाने हैं इस डिटर्मिनेंट में, सो डैट कि हमारा a-b, b-c वगैरह आ जाए। अब देखो, अगर मैं इसमें ये ऑपरेशन लगाता हूँ, मान लो r1 माइनस r2 एंड r2 माइनस r3, ये दो ऑपरेशन आप लगा सकते हो इकट्ठे, ठीक है। जैसे यहाँ पे जब मैंने r1 माइनस r2 लगाया तो r1 चेंज होएगी, तो दूसरा ऑपरेशन आप साइमल्टेनियसली r2 और r3 में लगा सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि किसी रो को ऐड करके हम दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके। हम किसी रो का स्केलर मल्टीपल दूसरे रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे ही कॉलम में कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा? सर, पता कैसे चलता है? पता कैसे चलता मतलब पता आपको बच्चे प्रैक्टिस से चलेगा, और फैक्टर देख के पता लगेगा। अभी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा जब आप थोड़े से क्वेश्चन करोगे ना, ठीक है। आप ये देखो कि जैसे फैक्टर a-b आ रहा है, तो हमारा सेकंड कॉलम में a-b बन रहा है r1 और r2 को माइनस करके। इसको माइनस करेंगे तो r1 a-b नहीं बन जाएगा यहाँ पर? Yes, sir. तो वही चीज बनानी है हमने बस, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिस थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। अब ये देखो, जब मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा तो ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे a-b, यहाँ पे b-c, यहाँ पे c, यहाँ पे a² माइनस b², यहाँ पे b² माइनस c², और यहाँ पे c²। अब ये देखो कि इस a² माइनस b² को मैं लिख सकता हूँ a-b इंटू a+b। तो मैं इस डिटर्मिनेंट को ऐसे लिख लूंगा, 0 0 1
A minus B, B minus C, C A minus B into A plus B, B minus C into B plus C और C स्क्वायर। ये बन गया ये। अब ये देखो फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आ रहा है, बताओ। फिर क्या? फर्स्ट रो में से कुछ कॉमन आ रहा है। वहाँ से ए माइनस बी ले लेते हैं। हाँ, ए माइनस बी कॉमन आ रहा है ना, क्योंकि जीरो को तो हम लिख ही सकते हैं, जीरो इंटू ए माइनस बी। और सेकंड रो में से बी माइनस सी कॉमन आ रहा है। यस सर। यस सर। मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम में से जो भी चीज कॉमन आती है वो हम कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, और हम अगर क्या, कॉलम में कॉमन होता तो कॉलम से ले लेते हैं। हाँ हम रो में भी कॉमन ले सकते हैं, एक रो में से या कॉलम में से भी, एक कॉलम में से जो भी कॉमन आ रही है वो भी ले सकते हैं। ओके। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग ए माइनस बी, ये ऐसे ही लिखना है अपने पेपर में भी, ठीक है, खासकर बोर्ड के। बी माइनस सी कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। तो आपका डिटर्मिनेंट ये नहीं बन जाएगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और यहां पे क्या बच गया मेरे पास, 0 0 1 1 1 सी ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी, ठीक है। अब मैं इसको स्क्वायर एक्सपेंड होगा। है, सी स्क्वायर। हाँ सी स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो कि अब मैं इसको फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी रो या किसी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं ना, तो उसका पहला एलिमेंट लेते हैं। जीरो लिया मैंने, ये वाला पहला एलिमेंट लूंगा ना मैं, हाँ जी। तो जीरो के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो ही नहीं आ जाएगा। यस सर। और फिर सेकंड एलिमेंट लूंगा माइनस जीरो, वो भी जीरो हो जाएगा। यस सर। तो सिर्फ जब हम जीरो लेंगे ना किसी रो या कॉलम में, वो लेने की जरूरत नहीं है हमें, तो सिर्फ लास्ट एलिमेंट वन लेना पड़ेगा मुझे। और ये पॉजिटिव आएगा वन, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चलेगा ये। 831 है ना ये वन, हाँ तो जी, हाँ जी, ठीक है। पॉजिटिव लेंगे ना जब एक्सपेंड करेंगे। यस सर। तो ये चीज ये नहीं आ जाएगी ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, वन के साथ तो मल्टीप्लीकेशन सेम रहा। अब डिटर्मिनेंट क्या बचा इस रो और इस कॉलम को डिलीट करके, 1 1 ए प्लस बी, बी प्लस सी। अब इसको जैसे 2/2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लो बस। तो ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी प्लस सी सर, माइनस, हाँ जी बोलो। सी और सी स्क्वायर किधर गया? जब हम एक्सपैंड करते हैं तो जैसे हम A11 लेते हैं उसके साथ C11 लेते हैं, हाँ वो तो जीरो हो गया आपका, ये जीरो के साथ, तो हाँ ये जीरो के साथ लिया तो जीरो हो गया। हाँ अब ये मैंने लिया A31, A31 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा, C31। हाँ तो C31 वही होगा जो रो और कॉलम को डिलीट करके बनेगा। हाँ जी, तो ये रो डिलीट हुई, ये कॉलम डिलीट हुआ, तो यही तो बचा सिर्फ, ठीक है। ओके सर। ठीक है ना। तो ये हमारा अब बी भी यहाँ से कैंसिल हो गया, ये वाला बी और ये वाला बी, तो ये सी माइनस ए नहीं बच गया। आया समझ। यस सर। तो हमारा वो राइट हैंड साइड नहीं आ गया, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, आ गया सर। राइट। अब इसको लिखो और फिर मैं आपको दो क्वेश्चन दूंगा, वो अपने आप से ट्राई करना। ये लिख लो पहले।
हो गया? यस सर। यस सर। अब आप ये 2 क्वेश्चन ट्राई करोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन में आपने करना है, ये जो मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा है ना, इसको आप करोगे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने करना है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और उसको प्रूव करना है अपने साथ में ये ए प्लस बी प्लस सी। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपने ये प्रूव करना है 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये दोनों ट्राई करो जरा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से डिस्कस करो, राइट? ओके ठीक है सर। सर।
तो फर्स्ट वाले में थोड़ी दिक्कत आ रही है मतलब। क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ। सर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल सर ए आर माइनस बी माइनस सी कॉमन ले लिया। हाँ सर वो तो ले लिया। हाँ तो देखो ये बच रहा होगा आपका, फिर यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाया, तो आपने जब कॉमन लिया, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, आपका ये कॉमन आया तो ए, ए क्यूब माइनस बी बताओ। क्यूब। तो ये बचा ना आपका 0 0 1। सर 0 0 3 मैंने सर थर्ड रो में सबको ऐड कर दिया क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी हो रहा है ना। फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का क्या किया। सर वो कट जाएगा ना मतलब क्योंकि थर्ड रो है तो मतलब जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कट ही जाएगा तो क्या फायदा। नहीं नहीं नहीं, गलत कर रहे हो आप यार। फिर उसमें जीरो भी तो बनानी पड़ेगी, दो जो दो जीरो बनाओगे तभी कटेगा ना। हाँ सर। दो जीरो थोड़ी है उसमें। हाँ सर। तो दो जीरो बनाओ या तो पहले, जैसे आपको पहले ये लगाओ ना, R1 माइनस R2 माइनस R3। ऑपरेशन तो सेम लगाओ ना, अदरवाइज आप लगा कोई भी सकते हो, आप इनको ऐड भी कर सकते हो, लेकिन फिर आगे क्या करोगे ये बताओ मुझे। आप कह रहे हो कि इसमें मैंने तीनों ऐड कर दी, राइट। यस सर। तो आगे क्या किया फिर। सर फिर मैं सॉल्व करा पर फिर हुआ नहीं। वही दिक्कत है ना, जब तक आप फैक्टर बना के नहीं चलोगे तब तक आपका डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं होगा। आप ये ऑपरेशन लगाओ जो पिछली बार लगाए थे मैंने, R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। ये दो ऑपरेशन लगाओगे तो यहाँ पे ये वाला एलिमेंट जो बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनेगा। इसमें फॉर्मूला लगाओ फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो देखो ये चीज बन रही है आपकी, ये बताओ मुझे बन रही है या नहीं। सर ये सब बन रही है। ये आ गया अपनी। हाँ सर ये तो आ गया। तो मेरा हो गया पहले वाला। हो गया ना, पहला सेकंड ट्राई कर लो। अब देखो आप इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करो। तो जब फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। जीरो तभी करना जब वो जीरो एलिमेंट है, ऐसे नहीं जीरो करना आपने। अच्छा। अब आप इसको करोगे तो ये कैंसिल होंगे, ये और ये खत्म हो गया। अब आपके पास ये डिटर्मिनेंट रह गया इसके साथ, 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी। अब आप इसको एक्सपेंड करो 2/2 को, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये देखो बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। और इन दोनों में से बी कॉमन आ रहा है। सर ये जो अभी आपकी वैल्यू आई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी ये मेरी तब भी आ रही थी जब मैंने सबको लास्ट में तीनों को ऐड कर दिया था। बाकी बाहर कॉमन आ रहे थे आपके ए माइनस हाँ बी सर आ माइनस गया सी। था हाँ सर। अब फिर तो ठीक है, फिर अगर आ रहा है तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं सर है, वो इसके मुझे भी। बस मेरे को ये समझ नहीं आया इसके आगे क्या करना है। आपको फैक्टर बनाने नहीं ना आ रहे होंगे इसके। अच्छा सर बस अच्छा ये बस करना। बस आप सी माइनस ए कॉमन ले लोगे तो ए प्लस बी प्लस सी नहीं बचेगा। ठीक है सर ये करना है। वो ठीक है, वो क्योंकि मेरे पास अभी आमने सामने नहीं ना, वो मुझे नहीं पता आपने क्या किया है। सर ये राइट, सेम इक्वेशन मेरी आ रही बस थी। बस ठीक है ओके करेक्ट है, ये ट्राई करो। सर इसमें बस एक क्वेश्चन है। इसमें प्रॉब्लम आ रही है इसमें। ये प्रॉब्लम नहीं है, बस एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा। फर्स्ट तो वही लिखा ना आपने, R1 माइनस R2 देखो आपका सीधा सा लॉजिक है। अगर आपका 3/3 डिटर्मिनेंट है और 3 1 एक रो या एक कॉलम में है, तो आप दो जीरो तो बना ही लो। अच्छा तो ठीक है। R1 माइनस R2 माइनस R3 तो लगा ही दो ना। ओके वो तो हर डिटर्मिनेंट में सेम ही होता है तकरीबन। ठीक है सर। ठीक है ना, वो लगाओ पहले तो R1 फिर ए माइनस बी माइनस सी कॉमन लो, ये करो पहले।
ये चीज आ गई। तो 2 सर मैं मिनट। लास्ट स्टेप पे हूँ। इसमें लास्ट में फैक्टर बनाने थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं, तो ये देखो कि आ रहे हैं नहीं फैक्टर, बस एक बार चेक कर लो। धीरे लिखते हैं तो आ ही रहे हैं। आ रहे हैं फैक्टर, हाँ सर। आ गया। तो 2 मिनट बस। हाँ हाँ कर लो कर लो कर लो। हो गया सर। हो गया, आ गया, ये सेम चीज आ गई। हाँ जी। राइट, पाथ आ गई। सर आ जाएगी, मतलब मेरे को आ थोड़ा सा जाएगी नहीं, उसको करना है। चेक कर लेता हूँ। ठीक है, आगे की में काम नहीं करने हमने। अगर नहीं देख लो, अगर आ रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा आपको क्या करना, या फिर बाद में ट्राई कर लेना ये। सर ये मतलब ये जो आपने ऊपर लिखा है ये तो आ ही रहा है, तो उसको सॉल्व करना है तो सिंपल इसको ही आप है। ये काम कर सकते हो कि हाँ इसको सर। एक्सपेंड करोगे, फिर फैक्टराइज करना पड़ेगा आपको, या हाँ फिर आप सर। एक बार ना ये ऑपरेशन और लगाए ना, R1 सर मतलब इसी इसमें ना दोबारा ऑपरेशन लगा सकते हो आप, R1 तो उससे C- कॉमन आ जाएगा दोनों में से, फर्स्ट रो में से, फिर अच्छा। काफी आसान पड़ेगा। अदरवाइज आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा बाद में, अगर सीधा एक्सपेंड करोगे इसको तो। राइट, आगे करवा दूं, कर लोगे। हाँ सर पक्का। यस सर, क्या? हाँ, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम इफ टू रोज or columns of a determinant are interchanged, then a determinant changes its sign. मतलब क्या है कि जैसे मान लो मेरा ये डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। मान लो इसका वैल्यू है डेल्टा। अब मैंने R1 और R2 इंटरचेंज कर दिया, मतलब R2 R1 बन गया। इसको हम ऑपरेशन को ऐसे लिखेंगे, R1 R2, मतलब इसका मतलब है R1 इज चेंज टू R2 एंड R2 इज चेंज टू R1। तो ये बन जाएगा मेरा A2 B2 C2 A1 B1 C1 एंड A3 B3 C3। तो इसका वैल्यू अगर निकालोगे ना तो ये माइनस डेल्टा आएगा, मतलब अगर एक्सपेंड करोगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा। राइट, राइट सर। तो अगर दोबारा कोई चेंज होएगा तो दोबारा साइन चेंज हो जाएगा। ओके। ठीक है, तो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करेंगे पहले। जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो आपको ये प्रूव करना है। हमें ये प्रूव करना है ABC XYZ PQR equals to XYZ PQR ABC है, और इसको भी इक्वल प्रूव करना हमें। दिस इज इक्वल टू, और ये लिखो आप YBQ XAP एंड ZCR है। ये हमें प्रूव करना है, तीनों डिटर्मिनेंट इक्वल। तो हम इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इस डिटर्मिनेंट को।
इसको सेकंड ले लेते हैं और इसको थर्ड ले लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सेकंड से शुरू कर रहे हैं मान लो। अब सेकंड में देखो कि अगर आप फर्स्ट और सेकंड को ऑब्जर्व करते हो, इसमें एबीसी फर्स्ट रो में है और इसमें एबीसी थर्ड रो में है, तो मैं थर्ड और फर्स्ट को पहले इंटरचेंज कर दूं। यस सर। तो सेकंड से शुरू कर रहा हूं मैं, तो इसमें आप इंटरचेंज करो सेकंड में R1 टू R3, तो साइन चेंज हो जाएगा इसका एक बार इंटरचेंज होएगा तो। एबीसी फर्स्ट रो में आ गया, फिर आपका पी क्यू आर सेकेंड रो सेम रहेगा इसमें, और फिर एक्स वाई जेड आ गया, राइट। अब ये देखो अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो एक्स वाई जेड बीच में है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा फिर बताओ। इंटरचेंज करेंगे थर्ड और R2 और R3 को। यस सर। तो ये ऑपरेशन लगा दो, R2 चेंजेस टू R3, तो इसका मतलब है कि दोबारा प्लस साइन हो जाएगा। दो बार चेंज हो गया ना, अब तो प्लस साइन हो जाएगा। यस अब प्लस साइन हो गया तो, और डिटर्मिनेंट भी ये बन गया हमारा 1, सेम बन गया ना। तो ये ऑपरेशन लगाने से ये 1 आ गया, राइट। अब हम इसको चेंज कर रहे हैं थर्ड को। थर्ड में क्या है कि थर्ड में अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो रो जो एबीसी रो वाइज है ना, यहाँ पे कॉलम वाइज है, राइट। ये देखो, तो मैं पहले क्या लूंगा, ट्रांसपोज ले लूंगा इसका थर्ड का, राइट, ताकि वो जो एबीसी है वो रो में बन जाए। तो मैंने क्या किया, थर्ड को शुरू जब किया ना मैंने, तो हमने रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, तो थर्ड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वाई बी क्यू एक्स ए पी जेड सी आर, क्योंकि ए और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट जो होता है सेम होता है। ट्रांसपोज तो ले ही सकते हैं ना हम। अब इसमें आप ये ऑपरेशन लगाओ। अब ये देखो, आपका ए फर्स्ट कॉलम में है ना, और यहाँ पे सेकंड कॉलम में है ए, तो पहले ये इंटरचेंज करो, C1 और C2 को इंटरचेंज करो। फिर आपका जो ए बनेगा आपका यहाँ पे बनेगा। ये करने के बाद ना ये चीज लगाओ, उसमें देखना कि दो बार इंटरचेंजिंग से बनेगा, ये देखो यार, या एक बार इंटरचेंजिंग से बनेगा। हाँ, C1 C2 लगाने के बाद R1 और R2 को इंटरचेंज कर दो, फिर देखो कि सेम 1 बन जाएगा थर्ड। ये करो दो ऑपरेशन और पॉजिटिव साइन ही आ जाएगा। तो देखो ये फर्स्ट के इक्वल आ रहा है ये ऑपरेशन करने पे। आया? सर एक बार थोड़ा सा बता दे थोड़ा मेरे हिसाब से। ये पता लग गया सेकंड को फर्स्ट के कैसे इक्वल प्रूव किया मैंने। हाँ सर। तो अब ये देखना, जैसे ये ट्रांसपोज लिया इसका थर्ड का, तो ये चीज बन गई। हाँ सर। अब ट्रांसपोज लेने के बाद पहले C1 और C2 को इंटरचेंज करो, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा बाहर। हाँ सर। जब C1 और C2 को चेंज किया तो ये नहीं बन गया आपका।
ये नहीं बनेगा। Yes, sir. तो अब आप R1 और R2 को इंटरचेंज कर दो, ये वाला ऑपरेशन, तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा और फर्स्ट नहीं बन गया ये। अब ये ऑपरेशन लगाओ ना, R1 चेंजेस टू R2, तो ABC फर्स्ट रो में आ गया, XYZ सेकंड रो में और PQ थर्ड रो में, तो ये Yes, चीज नहीं बन गई। आ गया। तो ये हमारा प्रूव नहीं हो गया। पहले हमने सेकंड लिया वो फर्स्ट के इक्वल आ गया, फिर थर्ड लिया वो फर्स्ट के इक्वल आ गया, तो तीनों इक्वल नहीं हो जाएंगे फिर? अगर Yes, सेकंड हो गए। सेकंड भी, हाँ जी बोलो, कह रही हूँ हो गई इक्वल। क्लियर है? Yes, उसके बाद आगे लिखो प्रॉपर्टी, बात हो गया। सर मेरे को बस उसमें फर्स्ट वाला तो होगा, पर सर थर्ड वाले में मेरे को ये दिक्कत है कि मतलब जैसे y x और z था, तो उसके अंदर x y z को कैसे कन्वर्ट करा, बस मेरे को उसमें डाउट था। वो तो जैसे मर्जी कर सकते हैं, जैसे आपको XYZ यहाँ पे चाहिए, ठीक है, यहाँ पे XYZ है, तो पहले इसको इसको इंटरचेंज कर लो, फिर इंटरचेंज कर दो, जैसे मर्जी कर सकते हो, आपको XYZ बनाना है बस। हाँ सर, वो तो फिर आ गया। अब आ गया ना? हाँ सर। हाँ राइट। उसके बाद आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, अगर मान लो, पहले समझ लो इसको, मान लो मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है और डेल्टा विच इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब मैंने क्या किया कि इसके एलिमेंट्स को इसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया, मतलब A11 की जगह C11 लिख दिया, A12 की जगह C12, A13 की जगह C13, यहाँ पे C21, C22, C23। और ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना? हाँ ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये C31, C32 और ये C33। मतलब मैंने क्या किया कि किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया, राइट। तो ये जो वैल्यू आएगा ना मेरा, वो आएगा डेल्टा की पावर n-1, ठीक है, वेयर n क्या है, n इज ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। जैसे ये कौन सा ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट कौन से ऑर्डर का है, 3/3। 3/3, तो n3 लेना है आपने, ओके। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एग्जांपल देते हैं पहले, जैसे मान लो मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है 2 3 -1 0 5 7 8 1 2, इसका वैल्यू मान लो डेल्टा आ गया, राइट। तो ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसका वैल्यू डेल्टा है। अब मैंने क्या किया कि इसके 2 का कोफैक्टर क्या आ रहा है आपका 3, ये निकालोगे ना 2 का कोफैक्टर, तो ये 3 आ रहा है, ये वाला डिटर्मिनेंट। फिर 3 का कोफैक्टर निकालोगे इसका, तो वो आ रहा है आपका -56, मतलब 56 हो जाएगा वो, राइट। तो ऐसे आपने सारे कोफैक्टर लिख दिए। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे ना, वो आपका डेल्टा का स्क्वायर आएगा, क्योंकि n इज 3। तो ये प्रॉपर्टी है। अब इसको अगर वर्ड में लिखना है तो आप लिख सकते हो, इफ एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट डेल्टा, मतलब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डेल्टा है, आर रिप्लेस्ड by their respective cofactors, then value of that determinant is
डेल्टा की पावर n-1, where n is order of the determinant, right? Yes, sir. जैसे मान लो आपको मैं पूछता हूँ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज, वैल्यू ऑफ 3/3 डिटर्मिनेंट is 4. What is value of the determinant 16. if elements are replaced by their respective cofactor? 16 ही होगा। 16 आ जाएगा ना? हाँ सर। समझ आ गई? हाँ सर। अब नहीं समझ आ गया? Yes, sir. राइट, अब उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये चीज हमेशा ट्रू होएगी, ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट होगा, राइट? तो ये चीज क्या इम्प्लाई करती है कि कई बार आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए बी का डिटर्मिनेंट अगर 0 है ना, तो ये चीज क्या इम्प्लाई करती है मेरी, आइदर ए डिटर्मिनेंट इज 0 और बी डिटर्मिनेंट इज 0। एक तो इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंडली आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं वो लिख लो, एक दो क्वेश्चन। जैसे मान लो आपको ये पूछ लिया कि इफ ए एंड बी आर थ्री बाय थ्री डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स कर सकते हो आप इसको ना डिटर्मिनेंट की जगह, such that A determinant is 3, B determinant is 4, then find 2 into AB का डिटर्मिनेंट। बताओगे इसका वैल्यू कितना आएगा? Yes, sir. तो सोचो थोड़ा सा। किया किसी ने? मतलब 4 into 3 12 हो जाएगा, कितना? 24 है। गलत ही है शायद। 34? 24। नहीं नहीं, 24 कैसे आएगा? चलो एक सेकंड। प्रॉपर्टीज को ध्यान से लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। आप ये देखो कि ए बी एक मैट्रिक्स है, मान लो ये सी है इनका प्रोडक्ट, राइट? तो ये चीज बन जाएगी 2C का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे वो वाला प्रॉपर्टी नहीं लगेगा के ए का डिटर्मिनेंट, ये वाला प्रॉपर्टी नहीं लगेगा। तो ये लगेगा 2 की पावर 3 सी डिटर्मिनेंट। सी डिटर्मिनेंट क्या है आपका? ए बी का डिटर्मिनेंट।
और ए बी के डिटर्मिनेंट को आप अलग अलग लिख सकते हो, ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट। तो ये आएगा 8 इंटू 3 इंटू 4। अब समझ आया? हाँ सर। आ गया ना? अब समझ ऐसे लगानी है ये प्रॉपर्टीज। ओके क्लियर है अब? यस सर। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, इसलिए मैं ज्यादा आपको जोर दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको ध्यान से समझ लेने चाहिए। बच्चों समझ आ गया ये? यस सर। हाँ, वो जब तक प्रॉपर्टीज क्लियर नहीं होंगी तब तक तो मुश्किल हो जाएगी, वो एप्लीकेशन कैसे करोगे आप, राइट? राइट सर। उसके बाद एक प्रॉपर्टी समझ लो, इसके ऊपर क्वेश्चन मैं आपको कल करवाऊंगा, थोड़ी लंबी प्रॉपर्टी है, ठीक है? ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मान लो इफ फर्स्ट रो ऑफ डिटर्मिनेंट consist of sum of two elements, then और बाकी दोनों रोज में एक एक एलिमेंट है, then that determinant can be written as a sum of two determinants। ठीक है, जैसे ये मान लो ये मेरा a1 प्लस b1 है, ये a2 प्लस b2 है, ये a3 प्लस b3 है, यहाँ पे c1 c2 c3 है, और यहाँ पे d1 d2 d3 है। तो इसको मैं एज अ सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट कैसे लिखूंगा? पहले आपने a11 लेना, ये a1 लेना पहले, तो a1 फिर a2 a3, मतलब ये एक एलिमेंट ले लेना, नीचे वाली रो सेम रखनी है, c1 c2 c3 d1 d2 d3, और फिर सेकंड एलिमेंट लेना प्लस में फर्स्ट रो में, मतलब b1 b2 b3 c1 c2 c3 एंड d1 d2 d3। तो ये आपके दो डिटर्मिनेंट का सम बनेगा। अब हमें ये भी देखना है कि ये दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल कैसे हैं। अब देखो, हाँ जी, नहीं है सर, कुछ नहीं। अब देखो कि अगर आप ऑब्जर्व करते हो इन सारे डिटर्मिनेंट्स में सेकंड और थर्ड रो सेम है, ये देखो, सेकंड और थर्ड रो सेम है। यस सर। जब भी सेकंड और थर्ड रो किसी भी डिटर्मिनेंट में सेम होएगी ना, तो उसके फर्स्ट रो के कोफैक्टर सब में सेम आएंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ओके सर। आप इसका कोफैक्टर निकाल के देखो, ये डिटर्मिनेंट बनेगा इसका, जी। a1 का कोफैक्टर निकालोगे इसमें, तब भी तो यही बन रहा ना सेम। यस सर। तो अगर सेकंड और थर्ड रो सेम है तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर सेम बनेंगे। तो मान लो हमारा इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा फिर, a1 प्लस b1 इंटू कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट प्लस a2 प्लस b2 इंटू कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट एंड a3 प्लस b3 कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट। अब a1 के साथ c11 वाली टर्म लो, ये वाली ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, a1 c11 प्लस a2 c12 प्लस a3 c13,
और फिर B1 के साथ यही चीज लो, B1 C11 प्लस B2 C12 और B3 C13। अब अगर आप ऑब्जर्व करते हो ये वाली चीज इसका डिटर्मिनेंट है, A1 A2 A3 के साथ कोफैक्टर्स, हाँ जी। और B1 B2 B3 के साथ जो कोफैक्टर होंगे वो इसका डिटर्मिनेंट है। यस सर। तो ये देखो ये दोनों डिटर्मिनेंट के सम के इक्वल नहीं आ गया वो डिटर्मिनेंट जो है, यस सर, आ गया। आ गया ना समझ। अब इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा और हमने पढ़ना है, ये लिख लिया? सर 2 मिनट लिख। हाँ ये लिख लो फटाफट, फिर एक चीज और बतानी है बस मुझे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलो। मैं ना ये जो आपने ये वाला स्टेप लिखा है ना, A1 + B1 × C11 एंड आगे पूरा, हाँ ये बस एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। देखो मैंने जब आपको डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन बताया था ना, मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, किसी रो के एलिमेंट लेंगे और उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, हाँ तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आता है। हाँ जी। अब इसमें फर्स्ट रो देखो, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट A1 + B1 है, यस सर। तो वो मैंने C11 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कोफैक्टर के साथ उसके। ठीक है। फिर A2 + B2 लिया सेकंड एलिमेंट, उसको कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर A3 + B3 लिया, उसको कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया। तो मेरा इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं आ जाएगा, इस डिटर्मिनेंट का। हाँ हाँ ठीक है सर, आ गया फिर सर। मैंने A1 A2 A3 वाली 3 टर्म अलग की और B1 B2 B3 वाली 3 टर्म अलग की, हाँ जी। तो वो दो डिटर्मिनेंट का सम नहीं बन गया इसका और इसका। यस सर। तो ये प्रॉपर्टी है। अब देखो कि थोड़ा सा और इसको हमने पढ़ना है। अब मान लो यहाँ पे हमारा अब सेकंड रो भी मान लो मेरे पास 2 एलिमेंट का सम है, ठीक है। तो सेकंड रो में भी मान लो मेरे पास 2 एलिमेंट का सम है, यहाँ पे C1 + D1 है, यहाँ पे C2 + D2 है, और यहाँ पे C3 + D3 है, और यहाँ पे E1 E2 E3 है। तब ये जो डिटर्मिनेंट का सम बनेगा ना, देन दिस डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ 4 डिटर्मिनेंट्स। तो इससे पहले मैंने जो डिटर्मिनेंट लिखा था उसमें फर्स्ट रो में 2 था, सेकंड में 1 था, थर्ड में 1 था, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 1 × 1 2 बना। यस सर। इसमें पहले में 2 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 1 है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 × 1 बना 4। हाँ जी। तो जितना भी मल्टीप्लिकेशन होगा उतने डिटर्मिनेंट में ब्रेक होएगा ये। ओके। अब लिखना कैसे है वो देख लो। अब देखो जब यहाँ पे एक एलिमेंट था ये वाला, तब मैंने इसको 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक किया था। अभी मैं इसको एक एलिमेंट एज्यूम कर रहा हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A1 A2 A3 C1 + D1 C2 + D2 C3 + D3। यहाँ पे E1 E2 E3, और ऐसे ही एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा B1 B2 B3 के साथ, यस जैसे सर। पिछली बार में किया हमने, पिछली प्रॉपर्टी में। सेकंड और थर्ड रो तो सेम आएगी ना इसमें। अब देखो इसको मैं फर्दर 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकता हूँ। हाँ जी। A1 C1 E1 A2 C2 E3 E2 A3 C3 E3 एक बनेगा, फिर A1 D1 E1 A2 D2 E2 A3 D3 E3, यहाँ से 2 बने, यहाँ से भी 2 बन जाएंगे, हाँ जी। तो 4 बन गए। यस सर। आगे समझ। यस सर। अब देखो मान लो यहाँ पे मैं E1 + F1 कर देता हूँ, E2 + F2 कर देता हूँ, और E3 + F3 कर देता हूँ। अब आपने मुझे ये बताना है कि कितने डिटर्मिनेंट में ब्रेक होएगा ये, एज अ सम ऑफ हाउ मेनी डिटर्मिनेंट्स, बोलो। 8 6। 8 8 मल्टीप्लाई करना उसको, 8 8 8 8 8। 2 + 2 + 2 नहीं करना है, हाँ जी 8। 2 × 2 × 2। यस सर। आ गया समझिए।
हाँ जी। अब एक चीज नोट डाउन कर लो बस लास्ट में, फिर हम इसको रैप करते हैं और फिर इसके कल क्वेश्चन करेंगे। इफ फर्स्ट रो ऑफ डिटर्मिनेंट consist of sum of m elements, second row of determinant consist of sum of n element का लेना इसमें, थर्ड रो consist of sum of p elements, then determinant can be written as a sum of m into n into p determinants। यही किया ना हमने, राइट? यस सर। तो ये लिख लो और फिर कल आगे करेंगे, ठीक है? कल तो कोई क्लास नहीं होगी आपकी? परसों? नहीं, आपकी कल वैसे क्लास तो नहीं है ना कोई? नहीं सर, बस शायद केमिस्ट्री की हो। केमिस्ट्री की कितने बजे आपकी? सर अभी मैं आपको सुबह बता दूंगी टाइम। आप मुझे बताए ना, फिर मैं उसके सर हिसाब से 8 आपकी बजे मेरी है क्लास, तो सर आप 6 बजे रख लीजिए। कल है। आप नहीं, कल 6 बजे तो नहीं हो पाएगी क्योंकि 5 बजे मेरी भी क्लास है कल ना। आपकी कितने बजे है पास? सर 8 है सर, 8 केमिस्ट्री बजे है है? मेरी। हाँ सर, चलो सर एक बार मेरी ना मुझे ना MWF ऐसा करो एक बार आप मुझे अपनी क्लासेस का बता देना, मैसेज कर देना। सर MWF को मेरी वो है फिजिक्स की क्लासेस है, और थर्सडे और ट्यूसडे को मेरी केमिस्ट्री है। आप अपना मुझे शेड्यूल मैसेज करोगे तब मुझे पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लगेगा, ठीक है? ओके सर। मुझे मैसेज कर दो जो जो भी आपकी क्लासेस शेड्यूल है, उसके हिसाब से मैं देखूंगा फिर, ठीक है? और Okay. बाय 10th ऑफ अप्रैल फिर एक प्रॉपर शेड्यूल बना के दे दूंगा आपको, ठीक है? ठीक है सर। राइट? राइट। चलो ठीक है, अभी हम इसको रैप करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे, ठीक है? ओके ठीक है। चलो थैंक चलो यू ठीक सर। है। ओके जी, ओके जी।